नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर से उपस्थित हैं उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा छठी की एक कविता लेकर। कविता का नाम है बसंत गीत। इस कविता के कवि हैं अज्ञेय। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम कवि के विषय में जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। यह कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। विद्यार्थी जीवन से ही अज्ञेय की रुचि काव्य लेखन में रही। वे काव्य रचना के साथ साथ चित्रकला, मूर्तिकला, पुरातत्व और विज्ञान के नवसृजन में पूर्ण मनोयोग से लगे रहे। नवीन मूल्यों की खोज और उनके काव्यमय प्रस्तुतिकरण के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। अज्ञेय कवि ही नहीं, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी इनके उपन्यास हैं। इन्होंने कहानियों के अतिरिक्त निबंध, यात्रावृत्त आदि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है। अज्ञेय बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। उनकी रचनाशीलता और क्रियाशीलता से सजे व्यक्तित्व और कृतित्व का हिंदी जगत में विशिष्ट छाप है। कविता को पढ़ने से पहले चलिए बसंत गीत के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। बसंत गीत अज्ञेय जी का एक जागरण गीत है। जागरण गीत का अर्थ होता है बच्चों, ऐसा गीत जो लोगों को जगाने के लिए लिखा जाता है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। हरी भरी तथा फूल फल से शोभायमान होने लगती है। एक तरफ से प्रकृति का नव निर्माण शुरू होता है। वैसे ही कवि बसंत के आगमन की सूचना देते हुए देशवासियों को युगों की अकर्मण्यता और आलस्य को त्यागने और देश के नव निर्माण के लिए जागने का आह्वान करते दिखाई देते हैं। कवि प्रकृति के जरिए मनुष्य में नव चैतन्य निर्माण करना चाहते हैं। मतलब बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि देशवासियों को जागने के लिए कहते हैं। बसंत का आगमन हमेशा पतझड़ के बाद होता है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख और सुख बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रकृति का यह नियम है कि पतझड़ के बाद बसंत ऋतु, जो कि एक ऐसा ऋतु है जिसमें चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति में चारों ओर और मनुष्य के जीवन में नए रंग छा जाते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जीवन में उदास होकर और आलस्य के साथ ना जिया जाए। चलिए अब हम अपनी कविता का अध्ययन करते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। मलयज का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से रोम रोम को कंपा गया। जागो 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 सखी, बसंत आ गया, जागो। मलयज का अर्थ होता है चंदन। चंदन के पेड़ के बारे में आप सभी जानते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। अतः जब बसंत ऋतु आती है तो मलयज का झोंका मतलब चंदन के पेड़ों की खुशबू बुलाती है हमें। खेलते से स्पर्श से रोम रोम को कंपा गया, मतलब कंपा गया यानी रोमांचित कर गया। जब इसकी खुशबू हमें स्पर्श करती है तो हमारा रोम रोम मतलब अंग अंग रोमांचित हो उठता है। ऐसा लगता है इसकी खुशबू हमें जगा रही है। कवि कहते हैं ऐसे वातावरण से हमें प्रफुल्लित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। हमें अपना आलस्य त्यागना चाहिए। अर्थात कवि कह रहे हैं जागो 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 सखी,
बसंत आ गया मतलब मलयज का झोंका आपको जगा रहा है। ऐसे समय में आप आलस को त्याग कर जागो। आगे कवि कहते हैं, पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, सीरिस ने रेशम से बेनी बांध ली, नीम के भी बौर में मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजा के बन गई वधू बनस्थली। कवि कहते हैं, पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली। स्निग्ध मतलब चिकना। पीपल की जो सूखी खाल थी, जो सूख चुकी थी, वह फिर से हरी भरी हो चुकी है, वह तरोताज़ा हो चुकी है। बसंत के आने से उसमें फिर से हरियाली छा गई है। सिरिस ने रेशम की बेनी बांध ली। सिरिस एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। उसने भी बसंत में बेनी बांध ली, मतलब उसमें भी फूल खिल उठे हैं। नीम के भी बौर में मिठास देख, मतलब बसंत ऋतु में नीम के जो बौर होते हैं उसमें भी मिठास आ जाती है। नीम के बौर आपने देखे होंगे। हंस उठी कचनार की कली। कचनार एक वृक्ष होता है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे भी खिल उठे हैं। बसंत के आने से वे भी मानो हंस रहे हैं। टेसुओं की आरती सजा के, मतलब टेसु एक फूल का नाम है जिससे पहले के समय में होली का रंग बनाया जाता था। टेसु को पलाश का फूल भी कहा जाता है। यह फूल लाल रंग के होते हैं और बसंत ऋतु में यह भी खिल उठते हैं और ऐसा लगता है कि टेसुओं की आरती सजी हुई है। बन गई है वधू वनस्थली। वधू मतलब नई दुल्हन। नई दुल्हन के जैसे जो यह पूरा वन का क्षेत्र है, वनस्थली है, यह पूरा सज उठा है। बसंत के आने से पीपल की सूखी खाल हरी हो चुकी है। शिरीष ने रेशम की बेनी बांध ली है। नीम के बौर में भी मिठास आ गई है और कचनार के जो पेड़ हैं उसकी कलियां भी हंस रही हैं। टेसुओं ने आरती सजा ली है और पूरा वनस्थली नई दुल्हन के तरह, नई वधू के तरह सज उठा है। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, जागो 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 सखी बसंत आ गया। व्योम मतलब आकाश, स्नेह मतलब प्रेम। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में बादलों को देख के भी ऐसा लग रहा है उनमें प्रेम, स्नेह छा गया है और पूरी प्रकृति मनमोहक बन उठी है। बादल जो एक के पीछे एक चलते रहते हैं, वे ऐसे लग रहे हैं कि वे स्नेह से, प्रेम से भरे हुए हैं। पूरा आकाश प्रेममयी लग रहा है और ऐसा लग रहा है सारी प्रकृति हमें जगा रही है, कह रही है, जागो जागो सखी बसंत आ गया। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत चिन्ह के दुरंत वह स्वर बार, सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार। वह जो शरीर था आलस्यमय, उसमें लहू की धार, एक तरह की उत्साह दौड़ उठी है। बसंत के आने से आलस्य खत्म हो गया है। बेंध गई मानस को दूर की पुकार। हमारा जो मन है, मानस है, उसे बसंत ऋतु पुकार रहा है, जगा रहा है। गूंज उठा दिग दिगांत, मतलब बसंत के आने से चारों दिशाएं रोमांचित हो उठी हैं, गूंज उठी हैं और वही स्वर बार बार हमें पुकार रही हैं और कह रही हैं, सुनो सखी सुनो बंधु,
प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। अर्थात इस जीवन में ही आपका यौवन है और इस जीवन से आपको प्रेम करना है। कवि यही बताने की प्रयास कर रहे हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं? आज मधुदूत निज गीत गा गया, जागो 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 सखी बसंत आ गया, जागो। मधुदूत मतलब आम के पेड़। अर्थात इस सारे वातावरण को देखकर मधुदूत मतलब आम का पेड़ भी गीत गा रहा है और कह रहा है, जागो 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 सखी बसंत आ गया। मतलब हर एक देशवासी को जागने के लिए आह्वान किया जा रहा है। यहाँ आपकी कविता समाप्त होती है बच्चों। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से बसंत के आगमन के रूप में मानव को जगाने का प्रयास किया है। आगे कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। बच्चों, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।